हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब आगे कहता है कि द ओवरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, मतलब ओवरी निम्नलिखित अंगों का बना होता है या ओवरी निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। The ovary is covered by a layer of cuboidal epithelium called the germinal epithelium. अंडाशय को क्यूबाइडल एपिथेलियम की एक परत से घिरी रहती है। अंडाशय क्यूबाइडल एपिथेलियम की एक परत से घिरी रहती है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहता है? अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय ओवरी, ये ऊपर से क्या होता है कि एक क्यूबाइडल एपिथेलियम लेयर से घिरा होता है। क्या चीज़ से घिरा होता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम लेयर से घिरा होता है। इस क्यूबाइडल एपिथेलियम लेयर को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। जी हाँ, इसे क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स थे और उन्हीं सेल्स से शुक्राणु का निर्माण होता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ओवरी के ऊपर में एक क्यूबाइडल एपिथेलियम का लेयर होता है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम का भी लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से अंडाणु का निर्माण होना है। ठीक है। जर्मिनल का मतलब ही होता है कोई नई चीज़ का जर्मिनेट होगा, नया चीज़ पैदा होगा। ठीक है। द जर्मिनल एपिथेलियम इज कवर्ड बाय वेसरल पेरिटोनियम। जर्मिनल एपिथेलियम आंत के पेरिटोनियम द्वारा ढका रहता है। क्या कहता है? जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है ना, वो पेरिटोनियम द्वारा ढका रहता है। किस द्वारा ढका रहता है? पेरिटोनियम। वेसरल पेरिटोनियम को हिंदी में कहते हैं आंत के पेरिटोनियम। ठीक ना। तो ये आंत का मतलब छोटी आंत या बड़ी आंत आप लोग नहीं समझेंगे, इंटेस्टाइन नहीं समझेंगे। इस आंत का मतलब होता है कि वेसरल पेरिटोनियम, मतलब कि जर्मिनल एपिथेलियम एक अलग परत से ढका रहता है जिसे आंत के पेरिटोनियम कहते हैं, मतलब वेसरल पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है बेन द एपिथेलियम इज द टूनिका अल्बुजिनिया, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडरलाइनिंग इट इज द ओवरिन स्ट्रोमा। उपकला के नीचे संयोजी उत्तक की एक परत टूनिका अल्बुजिनिया होती है और इस रेखा के नीचे डिम्ब ग्रंथि स्ट्रोमा होती है। ठीक है। अब क्या कहता है? उपकला का मतलब होता है एपिथेलियम। ठीक ना। तो एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी उत्तक की एक परत होती है। ठीक ना। क्या होती है? परत होती है, जिसे टूनिका अल्बुजिनिया भी कहते हैं। हम लोग टूनिका अल्बुजिनिया भी कह सकते हैं। याद है टूनिका अल्बुजिनिया हम लोग कहाँ पढ़े थे? टेस्टिस के में पढ़े थे टूनिका अल्बुजिनिया, है ना। टेस्टिस के जो सेकंड लेयर होता है ना, उसको टूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी, है ना, एपिथेलियम के नीचे, मतलब कि जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे, है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी एक परत होती है जिसे हम लोग टूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक ना। और इसी टूनिका अल्बुजिनिया के नीचे क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा का क्या मतलब होता है? स्टोमा का मतलब होता है एक जगह, एक एरिया। ठीक ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है। द ओवरिन स्टोमा कंसिस्ट ऑफ द ओवरिन स्टोमा कंसिस्ट ऑफ अ डेंस आउटर लेयर कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड अ लेस डेंस इनर पोर्शन कॉल्ड द मेडुला। डिम ग्रंथि स्टोमा में एक घनी बाहरी परत होती है जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और एक कम घने आंतरिक भाग को मज्जा कहा जाता है। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपको ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी, इस ओवरी का जो बाहर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो परत है उसको बोलते हैं हम लोग मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला, है ना, आप लोग पढ़े होंगे या शायद सुने होंगे कि किडनी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ ओवरी के भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जो बहुत घना होता है। ठीक ना, थोड़ा मोटा भी होता है। और अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, जो कम घना होता है। ठीक ना। कहता है नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद कोई अंडज नहीं बनता, न ही जुट जुट जाता है। ठीक है। कहता क्या है कि जो जन्म हो जाता है ना जब बच्चे का, ठीक है, तो जन्म होने के बाद कोई अंडाणु का निर्माण फिलहाल 2-3 महीना तक नहीं होता है और ना ही कोई अंडाणु आके उससे
जुड़ता है, मतलब कि उस भाग में ओवरी के उस हिस्से में ना ही कोई अंडाणु जुड़ता है और ना ही कोई अंडाणु बनता है बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, कहता है ओगोनिया, जिसका दूसरा नाम मदर एग सेल है। ठीक है, क्योंकि माँ के अंदर बन रहा है इसीलिए तो मदर एग सेल कहते हैं। ओगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर्मिंग प्राइमरी oocyte। ओगोनिया जो होती है, ओगोनिया, अब भाई ओगोनिया क्या है, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े होंगे स्पर्म बनने के फॉर्मेशन में, जब स्पर्म बन रहा था, शुक्राणु बन रहा था, तो टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक लेयर था जिसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम लेयर था, उसी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर में बहुत सारे सेल्स थे। उसमें से एक सेल का नाम था क्यूबाइडल सेल, मतलब मेल जर्म सेल। और वही मेल जर्म सेल है ना, डिवाइड करके क्या बना था, स्पर्मेटोगोनिया बना था। ठीक ना, और वही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के स्पर्म बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, है ना, और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और फिर स्पर्म बना था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है ना, जो फीमेल के जो एपिथेलियम सेल होते हैं वहाँ भी क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, वही क्यूबाइडल सेल ओगोनिया बनता है। ठीक है, ओगोनिया बनता है, और वही ओगोनिया में जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो वो प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि अंडज मातृ कोशिका माइटोसिस विभाजन द्वारा, है ना, विभाजित हो जाती है, जो प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करती है या प्राथमिक अंड कोशिका बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम अंडाणु का है। ठीक ना, मतलब ओवम का है। इस अंडाणु में जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, मतलब मादा युग्मक है एक प्रकार का, और इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो सबसे अंदर का है ना, सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है, ये सब साइटोप्लाज्म है, जिसको कि जीव द्रव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर एक और परत होता है छोटा सा, ठीक ना, ये ब्लैक डार्क कलर का दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक ना, और जोना पेलुसिडा के ठीक ऊपर ये जो लेयर दिख रहा है, ये लेयर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर सेल का लेयर। ठीक ना, या फॉलिकुलर लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ उगा हुआ पार्ट दिख रहा है, उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। वैसे हम लोग ओवम के फॉर्मेशन और स्पर्म के फॉर्मेशन पे डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ेंगे, मतलब अंडजनन और शुक्रजनन, ये दोनों जब डिटेल में पढ़ने लगेंगे तब उस समय इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे कहता है ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक अंड कोशिका ग्रेन्युलोसा सेल की एक परत से घिरी होती है जिसे प्राथमिक पुटक कहा जाता है। ठीक ना, कहता क्या है कि जितने भी oocyte बनते हैं, oocyte मतलब जो फीमेल का जो गैमिट बनेगा ओवम, ठीक ना, वो जो प्राइमरी स्टेज में होगा, जो पहला स्टेज में होगा, तो उसका साइज यूँ छोटा सा होगा। ठीक है, यूँ छोटा साइज होगा, और इसे हम लोग प्राइमरी oocyte कहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि जो मेल के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम में हम लोगों ने जाना था, नर के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता, उस समय हम लोगों ने जाना था कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो उगोनिया है, मादा में उगोनिया होता है, फीमेल में उगोनिया होता है। ठीक ना, तो वो जो उगोनिया होता है, वो उगोनिया प्राइमरी oocyte में चेंज करता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte बनाना, तो जिसको कि प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं, तो इसके ऊपर ना ग्रानुलोसा सेल, कौन सा सेल है ना, ग्रानुलोसा सेल का एक लेयर बन जाता है। हम लोगों ने डायग्राम में पहले देखा भी है कि ग्रानुलोसा सेल का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, तो इसी लेयर के बनने पर, जब प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर बन जाएगा ना, ग्रानुलोसा सेल का लेयर, याद रखेंगे ग्रानुलोसा सेल का लेयर, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इस ऊपर के लेयर को की वजह से इस हिस्सा को हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे। ठीक ना, जैसे कि हिंदी में प्राथमिक पुटक कहेंगे। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो है ना, ये एक ओवरी का फिगर है। ठीक है, ये ओवरी का चित्र है, और इस फिगर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहा है। ठीक ना, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है,
इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है आपको प्राइमरी oocyte का। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर ये देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को कहते हैं हम लोग ग्रानुलोसा सेल का लेयर। ठीक है, तो जब प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रानुलोसा सेल का लेयर बन जाता है तो उसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर यही लेयर फिर डेवलप करते करते एक और लेयर बन जाता है जिसको सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर इसी तरह डेवलप करते करते एक और लेयर बन जाता है जिसको टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं। जब टर्सरी फॉलिकल्स बन जाता है तो ये मैच्योर फॉलिकल बन जाता है जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, हिंदी में ग्राफियन पुटक कहते हैं। तो इसी प्रकार से आगे डेवलपमेंट होते रहता है। तो आगे जानते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ द फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। फॉलिकल की एक बड़ी संख्या जन्म से युवा अवस्था तक नष्ट हो जाती है। देयरफॉर एट द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसलिए युवा अवस्था में प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक बचते हैं। कहता क्या है कि जब कोई फीमेल, कोई मादा जब जन्म लेती है, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक, है ना, उसके यौवना अवस्था तक या युवा अवस्था तक, ठीक है, तो ये एक एज होता है 8 साल या 9 साल या 10 साल का यूँ कहें। तो इस एज में क्या होता है कि किसी भी फीमेल के, किसी भी मादा के ओवरी में फॉलिकल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना, लगभग 5 लाख से 10 लाख, लगभग 5 लाख से, है ना, 10 लाख फॉलिकल्स की संख्या रहती है। ठीक है, तो इतने फॉलिकल्स की संख्या रहती है कहाँ, प्यूबर्टी स्टेज तक। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी स्टेज को क्रॉस करती है तो इसमें क्या होते हैं कि तब तक ना बहुत सारे फॉलिकल्स जिसको कि हम लोग पुटक कहते हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगते हैं, मतलब कि खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ठीक ना, तो ये नष्ट होते 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 लास्ट तक ना ये 60,000 से लेके 80,000, मतलब 60,000 to 80,000 मात्र इसकी संख्या बचती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फीमेल्स में जो फॉलिकल्स होते हैं प्यूबर्टी एज से पहले बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्यूबर्टी एज के बाद तक में इसकी संख्या घटकर 60,000 से 80,000 तक, मतलब 60,000 to 80,000 से बचता है। ठीक है, कहता है द प्राइमरी फॉलिकल्स आर सराउंडेड बाय अ मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स, है ना। प्राथमिक पुटक ग्रानुलोसा कोशिका की एक से अधिक परत से घिरी होती है और द्वितीयक पुटक कहलाती है। ठीक है, क्या कहता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राथमिक पुटक होते हैं, वो ना एक से अधिक लेयर से घिरे होते हैं। जब एक से ज़्यादा लेयर से घिर जाते हैं, मतलब 2 लेयर से घिर जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं, द्वितीयक पुटक कहते हैं। ठीक है, तो जब प्राइमरी फॉलिकल्स एक परत से और गिर जाते हैं, मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल्स का एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर और बन गया। ठीक ना, तो अब हम लोग इसे अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे, टोटल को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून चेंज इनटू अ टर्सरी फॉलिकल्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड फॉलिकुलर एंट्रम। द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में बदल जाता है जो कि एक तरल पदार्थ से भरा गुहा होता है जिसे पुटकीय एंट्रम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पुटकीय एंट्रम कहा जाता है। आगे क्या कहता है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल्स, इसके ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक ना, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स जल्द ही क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने क्या है, इसके ऊपर एक और परत बन जाता है, तीसरा परत बन जाता है। ठीक ना, तो इस वजह से इसे हम लोग टर्सरी फॉलिकल्स कह देते हैं। ठीक ना, तो अब क्या कहता है कि जब टर्सरी फॉलिकल्स बन जाता है तब इसका लक्षण जो होगा, एक बेसिक कैरेक्टर होगा, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण होगा, वो क्या होगा कि इसमें जो खाली जगह होंगे, ठीक ना, इन खाली जगह में, है ना, लिक्विड भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, तरल पदार्थ भरा रहेगा। ठीक है, और इस खाली जगह को हम लोग कहेंगे फॉलिकुलर एंट्रम। ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉलिकुलर एंट्रम कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे पुटकीय एंट्रम। एंट्रम का माने होता है कैविटी, कैविटी माने गुहा माने खाली जगह। ठीक ना, तो फॉलिकुलर एंट्रम का मतलब क्या होता है, खाली जगह, है ना। तो याद रखेंगे कि जो टर्सरी फॉलिकल जब बन जाता है, तृतीयक पुटक जब बन जाता है, तो इसमें कुछ खाली जगह होते हैं, वो खाली जगह कुछ फ्लूइड से भरे होते हैं, और उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एंट्रम कहते हैं। ठीक।
ठीक है। द टर्सरी फॉलिकल्स इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फॉलिकल्स और ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफिन पुटक में परिवर्तित होता है। तो जैसे ही टर्सरी फॉलिकल्स बनता है, तृतीयक पुटक बनता है, 3 परत ग्रानुलोसा सेल के 3 परत जब बन जाते हैं तो उसे टर्सरी फॉलिकल्स तो हम लोग कहते हैं। तो कहता है ये आगे चल के टर्सरी फॉलिकल्स आगे चल के परिपक्व हो जाता है, मतलब कि मैच्योर हो जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर सारी चीज़ की उपस्थिति होती है, सारा चीज़ प्रेजेंटेशन उनका होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्व पुटक कहते हैं, मतलब मैच्योर फॉलिकल्स कहेंगे, या ऐसे कहेंगे ग्राफिन पुटक, मतलब ग्राफिन फॉलिकल्स। तो अधिकतर हम लोग ग्राफिन फॉलिकल्स ही बोलेंगे, तो ग्राफिन फॉलिकल्स इसका नाम है, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि तृतीय पुटक टर्सरी फॉलिकल्स आगे चल के मैच्योर फॉलिकल्स या ग्राफिन फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाता, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने पार्ट वाइज बना रखे हैं, आप वहाँ चैनल से जाके से देख भी सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स, बाय।